साइकिल वाली बहू का ढाबा। नंदिता साइकिल चलाते हुए गांव के अंदर यहाँ से वहां चिल्लाते हुए घूमती है। राजमा चावल सब्जी ले लो, गर्मा गर्म राजमा चावल सब्जी, एकदम ताजी ताजी राजमा चावल सब्जी। तभी कुछ बच्चे नंदिता के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अरे दीदी, मुझे राजमा चावल सब्जी दे दो। मुझे भी गरम गरम राजमा चावल सब्जी खाने हैं। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम सभी को राजमा चावल सब्जी जरूर खिलाऊंगी। नंदिता अपनी साइकिल रोककर खड़ी हो जाती है और एक पत्तल पर राजमा चावल रखकर उनके ऊपर मसाले छिड़कती है और थोड़ी सी चटनी डालकर बच्चों को दे देती है। ऐसे ही वहां खड़े हर एक बच्चे को वो राजमा चावल सब्जी खिलाती है। आहा, क्या बात है! आपके हाथों की लाजवाब राजमा चावल सब्जी खाकर तो बहुत मजा आ जाता है दीदी। अच्छा, ऐसी बात है, ये लो मेरी तरफ से, थोड़ा और खाओ। नंदिता राधा को राजमा देकर आगे की तरफ राजमा चावल सब्जी बेचने चली जाती है। गांव में सभी लोगों को नंदिता के हाथों से बने हुए राजमा चावल सब्जी बहुत पसंद थे, जिसके चलते स्वाद स्वाद में लोग रोजाना राजमा चावल सब्जी खाया करते थे। अरे आओ आओ, ये लो, मेरे पास राजमा चावल की कमी नहीं है, जितने खाने हैं उतने खाओ। सुबह से शाम तक नंदिता पूरे गांव भर में यहाँ से वहां घूमती है, जिसके बाद शाम होते होते वो राजमा चावल बेचकर वापस अपने घर लौटने लगती है। उसके घर में उसका अपाहिज पति और बीमार सास और ससुर इंतजार कर रहे होते हैं। अरे बहू, आ गई तू। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। दरअसल घर में राशन खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या बनाए खाने में। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं जो पैसे कमा कर लाई हूँ उनमें से कुछ पैसों का राशन डलवा देती हूँ और बाकी के बचे हुए पैसों से आप लोगों की दवाई ले आती हूँ। नंदिता के आए हुए घर पर 5 मिनट नहीं होते हैं कि वो अपनी साइकिल को खड़ी करके राशन और दवाई लेने चली जाती है। राशन और दवाई लेने के बाद जब वो घर वापस आती है तो वो खुद ही सबके लिए खाना बनाती है। ओहो, राशन तो ले आई, लेकिन गैस तो खत्म हो गई। अब मैं क्या करूँ? मुझे दोबारा से दुकान पर सिलेंडर भरवाने जाना होगा। नंदिता फिर से सिलेंडर भरवाने के लिए दुकान पर जाती है और सिलेंडर भरवाने के बाद वो खाना बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। अब सबको खाना परोस देती हूँ। नंदिता सबको खाना परोस देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अरे बहू, अरे खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है बेटा। हाँ बाबूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। नंदिता के हाथों में तो जादू ही है। वो जो भी बनाती है बहुत मन से बनाती है। कुछ ही देर में सभी लोग खाना खा लेते हैं, जिसके बाद नंदिता अपने पति और अपने सास ससुर को उनकी दवाई दे देती है और खुद भी सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता अपनी साइकिल पर टोकरी बांधकर उसके अंदर राजमा चावल सब्जी रख लेती है और साइकिल चलाते हुए गांव में पहुंच जाती है। चावल ले लो, राजमा चावल सब्जी, एकदम गर्मा गर्म राजमा चावल सब्जी। आओ भाई साहब, राजमा चावल सब्जी खाओ। देखते ही देखते नंदिता के चारों तरफ गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये सब देखकर गांव के बाकी के दुकानदार बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। अरे जब से नंदिता ने हमारे गांव में राजमा चावल सब्जी बेचना शुरू किया है, तब से हम सभी का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। देखो जरा, जहां हमारी दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी रहा करती थी, अब वो सारी भीड़ नंदिता की साइकिल के आसपास खड़ी होती है। तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? वो एक औरत है और उससे हम जाकर लड़ भी नहीं सकते। लेकिन हम लोग उसके इस काम में बाधा तो डाल सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा? अरे मौका देखते ही आज की रात हम लोग इस नंदिता की साइकिल ही तोड़ देंगे। इसके बाद देखता हूँ ये कैसे गांव में राजमा चावल सब्जी बेचना शुरू करेगी। अरे वाह भाई, आइडिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है, वो मौका देखते ही नंदिता के घर के बाहर खड़ी साइकिल तोड़ डालते हैं। आखिरकार इसकी साइकिल टूट ही गई। चलो अभी यहाँ से चलते हैं, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। बेचारी नंदिता की साइकिल तोड़कर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता अपने घर के बाहर जब अपनी टूटी हुई साइकिल देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी साइकिल को देखकर रोने लगती है। अरे ये क्या, मेरी साइकिल किसने तोड़ दी? अब मैं गांव में राजमा चावल सब्जी बेचने कैसे जाऊंगी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? नंदिता को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो राजमा चावल सब्जी बनाकर अपनी टोकरी में रख लेती है
और यहाँ से वहाँ घूमने लगती है। लेकिन साइकिल और पैदल चलने में बहुत अंतर होता है। जहाँ वो अपनी साइकिल से मिनटों में यहाँ से वहाँ पहुँच जाती थी, अब वो धीरे धीरे कुछ ही दूरी पर चल पाती है। भगवान, ये क्या, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अगर इस प्रकार से राजमा चावल सब्जी बेचूंगी तो मेरी तो कोई बिक्री ही नहीं हो पाएगी। कड़ी मेहनत करने के बाद नंदिता केवल कुछ ही रुपए कमा पाती है और शाम होते होते वो वापस अपने घर लौट आती है। उसका उतरा हुआ मायूस चेहरा देख देवयानी उससे पूछती है, अरे बहू, क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है? नंदिता को ना चाहते हुए भी अपने पूरे परिवार वालों को उसकी साइकिल के बारे में बताना पड़ता है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी राजीव कहता है, काश मैं अपाहिज ना होता तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज मुझे अपने ऊपर बहुत तरस आता है। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता भी जरूर खोलेगा। नंदिता खुद तो अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार वालों को हौसला देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता फिर से राजमा चावल सब्जी बनाकर टोकरी में भरती और बेचने के लिए निकल जाती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो कुकिंग कंपटीशन है। अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो मुझे पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। नंदिता उस कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है, जिसके बाद कंपटीशन वाले दिन नंदिता वहां खड़े सभी अच्छे घर के लोगों के साथ कंपटीशन की लाइन में खड़ी होती है और उन सभी को देखकर नंदिता अपने मन ही मन में सोचती है, ये सभी तो बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हें तो मुझसे अच्छी कुकिंग आती होगी। पता नहीं इस कंपटीशन को मैं जीत पाऊंगी या नहीं। बेचारी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उन सभी को कुकिंग करने के लिए बुला लेते हैं। नंदिता को कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए वो राजमा चावल सब्जी ही बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरे कंपटीशन में राजमा चावल सब्जी की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। जैसे ही जजेस नंदिता के राजमा चावल सब्जी का टेस्ट करते हैं, वो राजमा चावल सब्जी खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों ने महंगे से महंगे डिशेस बनाई है, लेकिन तुम्हारे हाथ के बने हुए सस्ते राजमा चावल सब्जी सबसे स्वादिष्ट हैं। इस कंपटीशन को तुम जीत चुकी हो और इस कंपटीशन के चलते तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही नंदिता बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसे पूरे 10 लाख का इनाम दे दिया जाता है। नंदिता कंपटीशन से मिले हुए पैसों से अपनी साइकिल ठीक करवाती है और अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अब एक राजमा चावल सब्जी का ढाबा भी खोल लेती है और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। कचौड़ी बेचने वाली सास बहू की सफलता। श्यामली गांव में रहने वाली कंचन और फूलवती सास बहू की जोड़ी घरेलू तौर पर कचौड़ियां बनाकर बेचा करती थी। अरे वाह बहू, तेरे हाथों की तली सारी कचौड़ियां कैसे गुब्बारे के जैसे फूल रही है। माँ जी, कचौड़ियाँ जितनी अच्छी बनेंगी बिक्री उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही बढ़ेगा कचौड़ियों का उत्पादन। ले बहू, मैंने आलू काट धोकर रख दिए हैं, भंडारा आलू तैयार कर दे। कंचन कचौड़ियां तलने के बाद सब्जी तैयार करती है। दोपहर होने को आ गई है, अब तक कोई भी कचौड़ी खाने नहीं आया। अरे बहू, अपने गांव के भीतर गिने चुने संख्या में तो लोग हैं, हो सकता है देरी में आए। कुछ देर बाद, अब फूलवती भौजाई, अरे कहाँ हो? अरे एक साथ कहाँ ओझल हो गई सास बहू की टोली? शंभू चाचा, आप? बहुरिया, जरा जल्दी से 4 कचौड़ियां और एक कटोरी चटपटी भंडारा आलू की सब्जी दे दे। क्यों शंभू, सवेरे से कहाँ लापता थे? अरे पूछो मत भौजाई, सवेरे से खेत की बनिहारी में लगा पड़ा था। अब वो तो गनीमत है कि इस गांव में तुम दोनों सास बहू ने घर में ही कचौड़ी बेचने का धंधा खोला हुआ है, वरना हम जैसे बिना लुगाई वाले लोग धूप से जलकर मरकर चूल्हा झोंकते हैं। वो सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार से खुशहाल थीं। बहू, कितना भला है ना कि हम घर की देखरेख के साथ इन कचौड़ियों से कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। सो तो है माँ जी, हम थोड़े में भी खुश हैं। कचौड़ियां बेचकर दोनों सास बहू इतना जोड़ लेती थीं, जिससे घर का गुजर बसर साधारण तौर पर चल सके। मगर एक सवेरे काला पोश पहने हुए एक व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। सुनिए सुनिए जरा, रूपम चौधरी या उनकी पत्नी को बुला दीजिए। कहो बाबू साहब, मैं ही उनकी धर्मपत्नी हूँ।
जी, क्या हम बैठकर बातें कर सकते हैं? कहिए साहिब, कैसे आना हुआ? दरअसल मैं कोर्ट की तरफ से आपको कुछ विशेष जानकारियां देने आया हूं। आपके पति रूपम चौधरी और उनके सुपुत्र जगदीश चौधरी ने कुछ समय पहले ये घर गिरवी रखकर भारी मात्रा में कर्जा लिया था और उन्होंने समय से पैसा चुकता नहीं किया। इसलिए जिस व्यक्ति ने उन्हें पैसे दिए थे उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और यह मुद्दा अब उच्च न्यायालय तक पेश हो चुका है। इसलिए यह घर पूरी तौर पर न्यायालय के जब्तीकरण में होगा। ये सुनकर सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनकी आंखों में आंसू डबडबा पड़ते हैं। देखिए वकील साहब, आपके नजरिए से ये घर ईंट पत्थर का है, मगर हमारी लाखों याद इस घर से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं एक वकील हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आपको ये घर खाली करना होगा। मगर वकील साहब, उससे पहले हमें कोर्ट की तरफ से कुछ मोहलत तो मिलेगी। आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा सरकार इस घर पर अपना दावा करेगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। उस वकील के जाने के बाद फूलवती कहती है, बहू, इतने कम मोहलत में हम घर को कैसे छुड़ा पाएंगे? इतनी बड़ी रकम कैसे और कहां से अदा करेंगे? माँ जी, विश्वास से भरी औरत चाहे तो अपने बुलंद हौसले से पर्वत भी हिला सकती है। अब हमें घर की दहलीज से बाहर कदम रखना होगा और अपने कचौड़ियों के कारोबार को सिर्फ इस गांव के सीमा में रहकर ही नहीं, बल्कि प्रत्येक गांव हॉल तक छाना होगा। दोनों सारी जमा पूंजी की जोड़ती करने लगती हैं। बहू, पाई पाई जोड़कर भी कचौड़ी के कारोबार के खातिर कम है। माँ जी, हाल फिलहाल के खातिर एक पुराना ठेला और एक स्टोव खरीद लेते हैं। बाकी हांडी, बर्तन इत्यादि तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। दोनों सास बहू सूर्योदय से पहले जागकर सारा इंतजाम करती हैं। माँ अन्नपूर्णा, आज आपका नाम लेकर हम सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार की शुरुआत करने जा रहे हैं। माँ, हमें सफलता देना। दोनों गांव देहात घूमती हुई कचौड़ियां बेचने की खातिर ऊंचे स्वर में आवाज लगाती हैं। कचौड़ियाँ खा लो, गर्मा गर्म फूली फूली स्वादिष्ट कचौड़ी खा लो। ऐसे तो कोई आ ही नहीं रहा। ग्राहक अक्सर वहीं जमावाड़ा लगाते हैं जहां उन्हें कुछ मुफ्त मिले। पेश है गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ तीखी चटपटी आलू भंडारा सब्जी, एकदम मुफ्त। खुशबू से मात कर कुछ लोग उनके ठेले के पास आते हैं। अरे ओ ठेले वाले, जरा चखाना तो अपनी कचौड़ियाँ। कंचन झटपट हाथ चलाकर उस युवक को कचौड़ी और सब्जी परोस देती है। अरे वाह भाई, तुम्हारी इन कचौड़ियों का स्वाद तो लाजवाब है। हाँ, मुंह से छूट ही नहीं रहा बिल्कुल भी। फिर जैसे ही शाम होने को आती है, दोनों सास बहू ठेले को बढ़ाने लगती हैं। माँ जी, हमें जल्दी से अपनी कचौड़ी के ठेले को लेकर बाजार में पहुंचना होगा, क्योंकि शाम की बेला में गांव देहात के लोग बाजार में खाने निकलते हैं। वो बाजार के एक खाली नुक्कड़ पर खड़ी हो जाती हैं। तभी सास बहू की कचौड़ी की खुशबू से लुभाते हुए लोग मानो उनके ठेले पर जमा हो जाते हैं। अरे ओ काकी, जल्दी से हमका ही कचौड़ी चखा दो। राबड़ी गपागप अनेकों कचौड़ी को खाने लगती है। वाह, क्या स्वादिष्ट कचौड़ियाँ हैं, और ये भंडारा आलू तो इन कचौड़ी के शान में एकदम मेल खा रहा है। पहले ही दिन सास बहू की कचौड़ियों की लूटपाट मच जाती है। भरोसा ही नहीं हो रहा कि पहले दिन के भीतर ही सारी कचौड़ी बिक जाएंगी और हमें इतनी कमाई होगी। कल से हमें अपनी कचौड़ी का उत्पादन दुगना करना होगा बहू। अगली भोर दोबारा से वो कचौड़ी तैयार करके उन्हें बेचने निकल पड़ती हैं। अब किस्मत उनका भरसक साथ देती है, जिससे उनकी कचौड़ी का ठेला धावक की तरह दौड़ पड़ा था। 1 महीने बाद दिन रात कचौड़ियाँ बेचकर भी अभी तक सिर्फ इतने ही पैसे जोड़ पाए हैं। बहू, ये तो फिरौती की आधी रकम भी नहीं है, हमको कुछ बड़ा करना होगा। माँ जी, एक तरकीब है जिससे कि हम आने वाले 2 महीनों में कोर्ट के पैसे चुका सकते हैं। हमें अपनी कचौड़ियों की श्रेणी में कुछ और जोड़ना होगा। जैसे कि बहू? माँ जी सोचिए, जब हम सादी कचौड़ी और सब्जी बेचकर इतना पैसा कमा सकते हैं, तो अगर हम अपनी कचौड़ी के ठेले में राज कचौड़ी, दही कचौड़ी, दाल कचौड़ी, मोठ कचौड़ी भी शामिल कर लें तो? वैसे ये सारी कचौरियाँ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दोनों सास बहू भिन्न भिन्न प्रकार की कचौड़ी बनाकर बाजार में आती हैं। भाई और बंधुओं, पेश है सास बहू की गरम ठंडी कचौड़ी का तड़का।
जिसमें शामिल है राज कचौड़ी, मोठ कचौड़ी, दही कचौड़ी मात्र 10 रुपए में। अरे वाह, आज तो तुम्हारे ठेले पर दर्जनों कचौड़ियों की वैरायटी है। सभी में से चखा दो। अरे मुझे जल्दी से एक प्लेट राज कचौड़ी बना कर देना। मुझे ढेर सारी दही कचौड़ी। सास बहू लोगों की फरमाइश पर उन्हें कचौड़ी खिलाने में जुट जाती हैं। जहां उनकी कचौड़ी का ठेला खत्म होता है, वहीं उनके पैसे की पोटली भरती जाती है। अब पूरे बाजार में उनकी बनाई कचौड़ी को भारी मात्रा में पहचान मिलती है। लोग उनकी कचौड़ी की सराहना करते हैं। अरे सचमुच आपकी ये बनाई कचौड़ियाँ एक से बढ़कर एक हैं। मैं अपने घर के जश्न में आप दोनों सास बहू की कचौड़ी जरूर शामिल करूंगी, क्योंकि इन कचौड़ी के बिना जश्न फीका रह जाएगा। सास बहू की कचौड़ी को लोगों के द्वारा पूर्ण प्रोत्साहन के साथ शादी पार्टियों के ऑर्डर मिलने लगते हैं, जिससे उनकी कमाई शुरुआती दिनों से दोगुनी चौगुनी हो जाती है। 2 महीने बाद पैसे का इंतजाम कर लिया। दोनों उसी पल पैसे लेकर अदालत पहुंचती हैं। ये रहे आपके पैसे। आज से आपका हमारे घर पर 1 पैसे का भी अधिकार नहीं। इतनी बड़ी राशि इतने कम वक्त में कैसे की आपने? मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आप उस दिन नहीं आए होते तो हम सास बहू को अपने हाथों की कलाबाजी की पहचान ही नहीं होती। अपने घर को बचाने के खातिर हमने कचौड़ियाँ बेची और हम सास बहू को उससे बड़ी सफलता मिली, जिसका श्रेय आपको जाता है। क्योंकि अगर आप हमें उस दिन चिंता देकर नहीं जाते तो आज हम भी उन्हीं 4 दीवारी में रहकर कचौड़ी बेचते रहते। इन सास बहू की सफलता देख वकील हक्का बक्का रह जाता है और सास बहू की कचौड़ी के कारोबार से न सिर्फ उनके पुराने घर का सफर पक्के मकान बल्कि कचौड़ी का ठेला दुकान में बदल जाता है। बारिश में बहू का ढाबा। जिला बनारस में स्थापित प्रख्यात मंदिरों में प्रतिदिन अनेकों श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ होती थी। वहां से थोड़ी कोस की दूरी पर सास बहू भोग नाम से एक मशहूर ढाबा था, जिसे रुचिका और मंदा नाम की 2 सास बहू चलाया करती थी। उनके ढाबे पर प्रतिदिन 50 किलो चावल, 50 किलो आटा, 10 किलो दाल और कट्टे भरकर सब्जियों की खपत हुआ करती थी। ढाबे पर लंबी चौड़ी कतार में खड़े लोग टेबल खाली होने की राह देख रहे थे। अरे मंगलू, ससुरे तू ये हमके कौन से ढाबे पर उठा लाया? कितना भीड़ भड़का है यहाँ। अरे एक बार इस ढाबे का खाने का चटकारा लगाकर देख, हम मजा आ जाएगा। दोनों सास बहू मिलकर ढाबा संभाल रही थी। जहां एक और रुचिका झटपट सब्जी काट रही थी, वहीं दूसरी ओर मंदा भट्टी की तपिश झेलकर रोटी सेक रही थी। टेबल खाली होते ही रूपम और मंगल फट से वहां पसर जाते हैं। तभी रुचिका कहती है, सास बहू भोग ढाबे पर आपका स्वागत है। आपके खाने के लिए क्या लेकर आऊं? मोहतरमा पूछत तो ऐसा रही हो जैसे 56 भोग की वैरायटी हो ढाबे के खाने में। वैसे क्या मौजूद है खाने में? कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, मिक्स वेज, पुलाव, वेज बिरयानी, तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी, सोयाबीन चाप, पकौड़े, पुलाव, छाछ। ढाबे पर मौजूद वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी सुनकर रूपम के तोते उड़ जाते हैं। अरे दादा, ससुरा हम तो कंफ्यूज आ गए, का खाएं का ना खाएं। ये पहली दफा ढाबे पर आया है बहन जी, बड़ी थाल ले आओ, हम दोनों यारों का पेट तो उसी में टनाटन हो जाएगा। रुचिका ढाबे की सभी वैरायटी से थाली सजाकर टेबल पर परोसती है। दोनों एक साथ खाना खाते हैं। अरे वाह, का गजब का खाना है। इका स्वाद तो बांके बिहारी के मिष्ठानों से भी उत्तम है। मजा आ गवा। वैसे ये थाली कितने की पड़ी? अरे भाई, ये थाली मात्र 50 रुपए की है मेरे भाई। क्या बात करत है, इतना सस्ता? हम तो एक ही बात पर चौके की, ई बूढ़ी मावरी औरत बिना कोई मजदूर के इतना लाजवाब खाना इतनी ज्यादा मात्रा में कैसन बनावत है। इस ढाबे को खुले 50 बरस हो चुके हैं। अब तो इन सास बहू को नमक मिर्च के स्वाद का भरपूर अंदाजा हो गया है। एकदम नपातुला हाथ है इनका भैया। इस ढाबे से इन्होंने वो सब हासिल किया है जो एक सरकारी नौकर भी नहीं कर सकता है। अरे आपन धंधा कोनों की चाकरी करे से लाख बेहतर है। खाने का मोल चुकता करके दोनों दोस्त ढाबे से विदा लेते। समय का चक्र यूं ही घूमता रहता है। सास बहू का ढाबा बखूबी चल रहा था। तभी रुचिका की निगाह दीवार पर टंगी घड़ी की सरकती सुइयों पर जा रुकती है। माँ जी, 10 बजने को है, ढाबा बंद करने का समय हो चुका है। दोनों सास बहू ढाबे का सामान समेटकर रास्ते में चलती हुई पुरानी स्मृतियों में खो जाती हैं। बहू, जब भी मेरी नजर ढाबे के बोर्ड पर पड़ती है, मेरा सीना फूले नहीं समाता।
मुझे आज भी वो दुखद मंजर भली तरह याद है। रुचिका और संतोष का विवाह पारिवारिक रजामंदी से मुकम्मिल हुआ था। घर में सुख समृद्धि का कोई अभाव नहीं था। संतोष एक बड़े कारखाने में मुनीम का काम करता था। मालिक उसके काम से बेहद खुश था। वो उसे बढ़ चढ़कर पगार देता था। शाबाश संतोष, एक तेरे ही काम से तो मुझे संतोष मिलता है। ये ले तेरी महीने भर की पगार। उस रोज संतोष खुश मन से घर लौट कर आता है। क्या बात है मेरे लाल, आज तू बड़ा चहक रहा है। माँ, मेरे मालिक ने मेरी पगार बढ़ा दी। अजी वो यूं ही थोड़ी आप पर मेहरबान है। वो भली भांति जानते हैं कि उनका कारखाना मुख्य तौर से आपके द्वारा चलता है। मैं तो कहती हूँ आप अब अपने खुद के कपड़ों की मिल खोल लीजिए। ईश्वर की दया से इस घड़ी पैसे भी हैं और आपको अच्छा खासा तजुर्बा भी है। संतोष तमाम पैसे लगाकर कपड़ों की मिल खोल लेता है। सफलता उसके कदम चूमने लगती है। यह खबर फूलचंद के कानों में पड़ती है और वो बदले की भावना से रोष में आकर रात के अंधेरे में उसके कारखाने को आग में झोंक देता है। आधी रात संतोष की फोन की घंटी बजने पर वो खबर सुनकर हड़बड़ाहट में गाड़ी चलाकर आ रहा था कि बीच रास्ते में उसकी बुरे तौर पर दुर्घटना होती है। कुछ लोग उसे अस्पताल में दाखिल करते हैं। दोनों सास बहू कलेजे पर हाथ धरे अस्पताल में आती हैं। मैं संतोष जी की पत्नी हूँ। कहाँ है मेरे पति, कैसे हैं? देखिए, दुर्घटना में आपके पति के पैरों की जान चली गई है। ये बड़ा ही रेयर केस है। संतोष के पैरों की स्थिति बदलने की खातिर वो घर की तमाम जमा पूंजी झोंक देती है, मगर संतोष के पैरों की हालत टस से मस नहीं होती। संतोष जी के पैरों में हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब कुछ भी नहीं बचा। खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। हमको कुछ करना होगा। क्यों ना हम खाने का ढाबा खोलें? हमारे पास एक वक्त का खाना खरीदने के खातिर भी एक फूटी कौड़ी नहीं। ऐसे में हम ढाबा खोलने का कैसे सोच सकते हैं बहू? बरसात भी अपने। माँ जी, आपके दिए पुश्तैनी कंगन किस घड़ी काम आएंगे? इन्हें बेचकर हम माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर ढाबा खोलते हैं। मॉनसून का महीना अपनी चरम सीमा पर है। अकेले रहने वाले लोग ढाबे के खाने पर ही आश्रित होते हैं। वो हिम्मत बांधकर ढाबे की शुरुआत करती हैं। शुरुआती दिनों में उनके ढाबे पर इक्के दुक्के लोग खाना खाने आते थे। माँ जी देखिए, हर दिन के साथ हमारे ढाबे पर खाना खाने वालों की तादाद भारी मात्रा में जुटती जा रही है। सब तेरी बुद्धि का फल है बहू। अरे जरा 4 तंदूरी रोटी और 2 सब्जी देना। खाने में कुछ क्षणों की देरी है। आप बरसात में भीग चुके हैं। खाना तैयार होने तक इस दमदार कुल्हड़ की चाय की चुस्कियों का लुत्फ लीजिए। बरसात की मार से बचने के लिए सभी रागीर उनके ढाबे पर आकर ठहर जाते हैं और खाने की खुशबू से इस कदर खींचे जाते हैं कि बिना खाए नहीं लौटते। इस तरह उनके ढाबे का बेहतरीन खाना बुलंदियां छूने लगता है। आज हमारा ढाबे की मशहूर उस वक्त की कठिन परिश्रम का फल ही तो है सासू माँ। तकरीबन कुछ दिनों के पश्चात मानसून का महीना एक बार फिर दस्तक देता है, जिसके चलते घनघोर बरसात शुरू होती है और ढाबे पर खड़ी सास बहू ग्राहकों के आने की राह तकते हुए कहती है, आधा दिन बीत चुका है मगर अब तक कोई भी जन खाने के लिए ढाबे पर नहीं आया। सासू माँ, हमारी बनारस में जो इस घड़ी बरसात से जो बाढ़ की अवस्था है, उसमें हर इंसान गरीबी बदहाली से जूझ रहा है। इसी के चलते कोई खाना खाने नहीं आ रहा। दोनों सास बहू काफी देर सोचने के बाद बोलती हैं, इतनी मेहनत के बाद हमने अपने ढाबे को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। क्यों ना हम ढाबे के खाने का नया फरमान जारी करें। बरसात के कहर को देखते हुए रुचिका ढाबे के खाने का आधा दाम करके नया चार्ट मोटे अक्षरों में लिखकर ढाबे के बाहर टांग देती है। एक बार फिर उनका ढाबा चल पड़ता है। अरे भाई, बरसात की मार ने तो हम गरीबों का बल तोड़ दिया है। ऐसे में इंसान क्या खाएगा, क्या बचाएगा। अरे अब तो सास बहू के ढाबे के खाने का दाम आधा हो चुका है और जब तक बरसात नहीं टलती ये दाम ऐसा ही रहेगा। सभी जन एक साथ बैठकर ढाबे के खाने का लुत्फ उठाते हैं। तभी एक भिखारन सास बहू के आगे हाथ फैलाती है। कुछ खाने को दे दे बाबा, बरसात के मारे हम भिखारियों को पूछने वाला कोई नहीं। सर्दी गर्मी में तो मंदिर के चौखट पर खाने को मिल जाता है, मगर बरसात के चलते ना कोई श्रद्धालु दर्शन को आते हैं, ना हम कुछ खाते हैं। ये लो, पेट भर कर खाओ। फिक्र मत करो, तुम्हारे खातिर इस ढाबे का खाना एकदम मुफ्त है।
माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उन्होंने इतना तो दिया है कि किसी गरीब का पेट भरने से हमारे ढाबे की घटती नहीं होगी। इस तरह सास बहू बरसात में अन्य ढाबे वालों की नाई खाने का दाम बढ़ने की जगह घटा देती हैं, जिसे खाने वालों की फौज उनके ढाबे पर न कभी कम होती है न उनके ढाबे का फाटक बंद पड़ता है। साथ ही वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाकर इंसानियत और दयालु स्वभाव को भी कायम करती हैं। 3 वेजिटेरियन और 2 नॉन वेजिटेरियन बहू। गायत्री, गौरी और चंदा तीनों अपनी सास के साथ मिलकर अपनी देवरानियों का स्वागत करती हैं। अरे वाह, देखो तो जरा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है हमारी देवरानियां। अरे अब क्या दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी? अपनी देवरानियों को अब अंदर तो बुला लो। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। चलो चलो, अब चावलों का कलश सीधे पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। अंकिता और निकिता दोनों अपने सीधे पैर से चावल का कलश गिराकर अंदर आ जाती हैं। अरे बेचारी शादी के फंक्शनों में कितनी थक गई होंगी। जाओ बहू, इन्हें इनके कमरे में छोड़ाओ। गायत्री, गौरी और चंदा तीनों अंकिता और निकिता को उनके कमरे में छोड़ आती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उन दोनों की रसोई होती है। तभी गौरी अंकिता से पूछती है, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सबसे पहले मीठे में कुछ बनाना, उसके बाद सबके लिए कुछ बढ़िया सा बना देना। वैसे तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? ये पूछते ही अंकिता और निकिता उन दोनों से कहती हैं, फिश करी, ऑमलेट, अंडा ब्रेड, चिकन तंदूरी, मटन बिरयानी, चिकन कोरमा, चिकन पुलाव। उनके मुंह से नॉनवेज की बातें सुनते ही गायत्री, गौरी और चंदा हैरान रह जाती हैं। हे भगवान, शिव 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 शिव, अपना मुंह बंद रखो। ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? क्या तुम दोनों नॉनवेज खाती हो? हे भगवान प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया? और ये आप लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? नॉनवेज खाना कोई बुरी बात तो नहीं। आई लव नॉनवेज और मुझे फिश के पकौड़े खाना बहुत पसंद है। क्या कहा? फिश के पकौड़े खाना पसंद है? अरे क्या तुम्हें नहीं पता, हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। भला हमारे घर में तो मांस मछली कैसे बना सकती हो? ओहो, मैं तो भूल ही गई। माँ ने बताया था कि हमारे ससुराल वाले सब वेजिटेरियन हैं। अंकिता ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी गौरी कहती है, मुझे ये बात माँ जी को बतानी होगी कि वह गलती से मांस मछली खाने वाली बहुओं को घर ले आई हैं। इन्हें तो आज ही इनके घर पर रिटर्न टिकट के साथ रिटर्न करना होगा। अरे अरे जीजी, आप ये क्या कह रही हो? मेरी बहन निकिता तो आपसे मजाक करती है। भला हम क्यों मांस मछली खाएंगे? हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं। अंकिता की ये बात सुनकर निकिता चुप हो जाती है, जिसके बाद गौरी, गायत्री और चंदा वहाँ से चली जाती हैं। अरे भैंस की अकल, तुझे कितनी बार समझाया है? बार बार तू ये मांस मछली की पूरी लिस्ट लोगों को मत सुनाया कर। माँ ने क्या कहा था, भूल गई क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ये सब तो वेजिटेरियन है, लेकिन मछली के पकौड़े के बिना मेरा जीवन तो सूना सूना है। अब मैं क्या करूँ? फिलहाल तो हम सबके लिए वेजिटेरियन खाना बनाएंगे, लेकिन हम अपने पतियों से अपने नॉनवेज की बात नहीं छुपाएंगे। निकिता और अंकिता दोनों बहनें मिलकर सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रस्में करते करते सुबह से रात हो जाती है। रात को जैसे ही अंकिता, निकिता दोनों अपने अपने कमरों में जाती हैं, वह दोनों अपने पतियों से कहती हैं, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो, किसने रोका है तुम्हें? दरअसल बात ये है, मैं नॉनवेज खाती हूँ। निखिल जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ, जो तुम्हें कहना है तुम कह सकती हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था कि आपके घर में सभी लोग वेजिटेरियन हैं और बिना मांस मछली के मेरी जिंदगी तो बिल्कुल सूनी सूनी है। क्या कहा? मांस मछली? अरे तुम्हें पता है, मेरी तीनों भाभियों को तुम्हारी इस मांस मछली खाने के बारे में पता चल गया तो तुम्हें वापस तुम्हारे मायके भेज देंगी। अरे और तो और, मेरा तुमसे डिवोर्स भी करवा देंगी। दोनों अपनी पत्नियों को जवाब दे देते हैं। तभी वह दोनों रोने लगती हैं, जिसके बाद निखिल और राघव अंकिता और निकिता से कहते हैं, देखो, अगर तुम्हें कभी नॉनवेज खाने का मन हुआ तो मैं तुम्हें बाहर से खिला दूंगा। लेकिन घर में तो धरती फट जाए या आसमान फट जाए, इस घर के अंदर नॉनवेज खाने की कभी सोचना भी मत। यह सुनने के बाद निकिता और अंकिता को थोड़ी सी शांति मिलती है, जिसके बाद वह दोनों सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उन दोनों को नॉनवेज खाने का मन होता है। वह अपने पतियों से कहती हैं, जिसके बाद निखिल और राघव दोनों ही सुबह सुबह उन दोनों को नॉनवेज खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। जब वह वापस लौट कर आते हैं तो अंकिता और निकिता की जेठानियां उन्हें देखकर कहती हैं, अरे क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ से आ रही हो?
इतनी सुबह तो घर में कोई भी नहीं उठा और तुम तो सबसे पहले उठ गई। निकिता और अंकिता दोनों एक साथ बोल पड़ती हैं। हम मंदिर गए थे, तबीयत खराब थी इसलिए डॉक्टर के पास गए थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर के पास गए थे या फिर मंदिर गए थे? अरे भाभी, पहले हम मंदिर गए थे, उसके बाद इन दोनों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद हम इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा कहकर निखिल और राघव दोनों अपनी अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं। तभी निकिता निखिल से कहती है, अरे आज तो आपने हमें बाल बाल बचा लिया। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें बचाना तो मेरा फर्ज है। निखिल अंकिता से ऐसा कहता ही है, वहीं दूसरी तरफ राघव अंकिता से कहता है, बस चाहे कुछ भी हो जाए, माँ और तीनों भाभीियों को तुम्हारे बारे में पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो तूफान उठा देंगे। अजी आप चिंता मत कीजिए, मेरी बहन और मेरे मांस मछली खाने की खबर इस घर में किसी को नहीं पता चलेगी। ये सब गौरी दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है और वह चीखते हुए कमरे के अंदर आती है और उन दोनों से कहती है, क्या कहा तुम दोनों बहनें मांस मछली खाती हो? हे भगवान, ये सब क्या है? तुम दोनों बहनें नॉन वेजिटेरियन हो? अपना पर्दा फाश होने के बाद अंकिता बात को संभालने की कोशिश करती है। अरे जीजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो माँ जी हम पर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे ऐसे कैसे? इस घर में वेजिटेरियन है, हम पूजा पाठ करते हैं और तुम हमारी अर्चना भक्ति सबको भ्रष्ट करती जा रही हो। तुम दोनों बहनों ने हमारे घर को अपवित्र कर दिया है। गौरी एक क्षण भी नहीं रुकती और वह फौरन अपनी सास के साथ गायत्री और चंदा को भी अंकिता निकिता के नॉनवेज खाने की बात बता देती है, जिसे सुनते ही ममता अंकिता और निकिता को बुलाकर उनसे कहती है, अभी तुम दोनों स्नान करो गंगा जल से और उसके बाद मेरे पास आओ। तुम दोनों ने इस पूरे घर को अपवित्र कर दिया है, मुझे इस घर का शुद्धिकरण करवाना होगा। निकिता और अंकिता दोनों बहनें पवित्र गंगा जल से नहाकर तो आ जाती हैं, लेकिन उनके आने के बाद उन दोनों की जेठानियां अपने हाथों में बैग लेकर कहती हैं, माँ जी अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। जिस रसोई में नॉनवेज बनेगा उस रसोई का बना हुआ खाना मैं नहीं खा सकती। इन दोनों ने इस घर को अपवित्र कर दिया है, हम अपने मायके जा रही हैं। अरे इसमें इन दोनों की क्या गलती है? भला हम किसी के खाने के अंदर ऐसे दखलंदाजी नहीं कर सकते। और फिर हमने भी इन लोगों से नॉन वेजिटेरियन के बारे में नहीं पूछा था। आज से जिसे जो खाना है वो खा सकता है। मैंने एक फैसला लिया है, आज से इस घर में 2 रसोई होंगी, एक अंकिता और निकिता के लिए और दूसरी तुम तीनों के लिए, लेकिन मेरी 5 बहुएं इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। ममता अपनी 5 बहुओं के लिए फैसला ले लेती है, जिसके बाद अंकिता और निकिता की रसोई अलग हो जाती है और गौरी, गायत्री और चंदा की रसोई अलग। अब वह एक ही छत के नीचे रहते तो हैं, लेकिन अपने तौर तरीके का खाना खाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनाथ दर्जी लड़की का जादुई लहंगा। वो अनाथ बच्चे अपने माता पिता के शव से लिपट कर रो रहे हैं। गांव वालों की बड़ी भीड़ ने उन्हें घेरा हुआ है। सुधाकर, माँ बाबूजी बहुत दूर जा चुके हैं, अब वो कभी नहीं उठेंगे। ऐसा कहते हुए नन्ही उषा की आंखें नम हो जाती हैं, जिसके बाद वो अपने माता पिता का दाह संस्कार करके घर आ जाते हैं और सुधाकर कहता है, जीजी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुधाकर तू बैठ, मैं कुछ बनाती हूँ। उषा अपने आंसू पोंछकर रसोई घर का रुख करती है और सभी डिब्बे टटोलने लगती है। हे भगवान, अनाज के खत्ते एकदम खाली हो गए हैं, अब मैं अपने भाई की भूख कैसे मिटाऊं? एकाएक उषा को थोड़ा सूखा आटा मिलता है, जिनकी 2 रोटियां बनाकर वो अपने भाई को देते हुए कहती है, आज तो जैसे तैसे रूखी सूखी रोटी से चल गया, मगर कल का क्या? भूख से मचलता हुआ मासूम सुधाकर मन मार कर रोटी खाकर सो जाता है। वहीं बेचारी बहन अन्न की विपन्नता के चलते पानी के घूंट पीकर पेट भर लेती है।
उस रात जब सारा गांव नींद के आगोश में होता है, वो गरीब बहन दीवट पर बैठी आंसू बहाते हुए खुद में बुदबुदाते हुए बोलती है, हे भगवान, मुझे राह दिखा और बदी से बचा, ताकि मुझ बहन के रहते मेरे भाई के हाथ कभी भी भीख मांगने को ना उठे। देर रात ताकते हुए उषा ऊँघते हुए नींद के आगोश में समा जाती है। तभी उसे सपने में अपनी माँ ममता का स्वप्न दर्शन मिलता है। जागो उषा, माँ अब वापस आ गई। लौट आओ माँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ। मेरे पास एक खोटा सिक्का भी नहीं है जिसे मैं अपने भाई को खिला पिला सकूं। कैसे चलाएगी आपकी गरीब बेटी गुजारा? उषा, समस्या का समाधान घर में ही छिपा है। वो क्या है माँ? मेरी सिलाई मशीन। तुम तो कपड़े सिलने में बेहद निपुण हो, अपने हाथों के हुनर को पहचानो उषा। ऐसा कहकर जैसे ही ममता गायब होती है, सूरज की उत्कर्ष किरण सौंझे तौर पर उसके चेहरे को घेर लेती है। ये तो ख्वाब था, मगर माँ कहा करती थी कि सुबह के पहर देखा गया सपना सच होता है। अब मैं सिलाई करके अपना घर संभालूंगी। इस तरह बेहद कच्ची उम्र में उषा एक दर्जी बनकर घर बार की जिम्मेदारियों के बोझ को अपने कंधों पर उठा लेती है। वो गरीब अनाथ दर्जी बहन भूखी प्यासी रहकर दिन रात आंखें गड़ाए कपड़े सिलकर अपने भाई का भविष्य संवारने में जुट जाती है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। इस बीच उषा 19 साल के पड़ाव में प्रवेश कर जाती है। द्वार पर खड़ी कंचन किवाड़ खटखटाते हुए कहती है, उषा, अरे ओ उषा, भीतर है का? हाँ काकी, अंदर ही हूँ, आ जाओ। हाफती हुई कंचन कपड़ों का ढेर उषा को थमाते हुए कहती है, अरे मोरी सास फुलत है। क्या बात है काकी, इतने ढेरों कपड़े सिलने के हैं क्या? कोई तीज त्योहार की तैयारी चल रही है क्या? हे गंगा मैया, अरे तोई के नहीं पता है का? परसों रोज निमकी के ब्याह है, उसी का सजावट चलत है। देखना, अपनी फरमाइश से गुलाबी लहंगा ली है। तू बस ऐसन लहंगा चोली सिलना कि गांव देहात की नजर ना हटे हमरी निमकी से। वैसन तो का शादी ब्याह का इरादा नहीं है का? तो हर उम्र की लड़कियां अपनी गृहस्थी बसा ली और परसों निमकी भी पराई हो जाई, तो हर मारा जीवन तो इस सिलाई मशीन में सिमट गया है। कंचन के जाते ही उषा का भाई सुधाकर कहता है, देखो जीजी, कंचन काकी अपने बातों के बाण में तुम्हें छल्ली कर गई। अरे इतने ताने बाने सुनकर तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, फिर तुम चुप क्यों थी? क्योंकि इस बहन के लिए शादी से जरूरी तुझे अपने पैरों पर खड़ा करना है। कहाँ से बटोरती हूँ इतना धीरज आप जीजी? अब बस जीजी, ये भाई अपने दर्जी बहन को दूजों का लहंगा सिलते नहीं बल्कि दुल्हन बनते देखना चाहता है। आपको अपने भाई सुधाकर की सौगंध, मना मत करना। ये किस बंधन में बांध दिया तूने मुझे मेरे भाई? सुधाकर अपनी अनाथ दर्जी बहन की खातिर रिश्ते तलाशने लगता है और उसकी तलाश राजरानी के बेटे राजीव पर खत्म होती है। बेटा, तुम्हारी बहन हमें पसंद है, मगर बुरा मत मानना, तुम यतीम हो। ऊपर से तुम्हारे घर की दशा भी निराली है। मेरा इकलौता बेटा है। अगर तुम 5 लाख दहेज और 5 तोला सोना दहेज में दे सकते हो तो मैं तो चट मंगनी पट व्याह करा दूंगी। सुधाकर बिना कुछ सोचे हामी भर देता है। हाँ, मुझे मंजूर है। तो हम चले, इजाजत दो। कुछ देर बाद, सुधाकर, तुमने सोचा है कहाँ से आएगा इतना पैसा? मेहनत से। जीजी, अपने भाई पर भरोसा रखो जीजी। 1 माह बाद, जीजी, हर जगह हाथ पांव मार कर देख लिया, कहीं बात नहीं बना। ब्याह में बस 1 दिन है, क्या होगा? भगवान पर भरोसा रखो भैया। उस रात उषा कपड़े सिलते हुए सिलाई मशीन के पास ही सर रखकर सो जाती है। तभी सपने में एक बार फिर उसे उसकी माँ दिखाई देती है। उषा बेटी, माँ आप आ गई। रो मत उषा, ये लो अपनी माँ की ओर से ये भेंट। ये जादुई लहंगा है, ये तुम्हारे मन के मनोरथ को पूर्ण करेगा। जैसे ही उषा की आंखें खुलती है तो उसके सामने लाल रंग का एक शादी का जादुई चमकता हुआ जोड़ा नजर आता है। ये तो वही जादुई जोड़ा है जो माँ ने सपने में दिया था। क्या सचमुच ये लहंगा जादुई है? जादुई लहंगे का पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए उषा अपने शब्दों की आजमाइश करती है। ऐ मेरे जादुई लहंगे, इसी पल मेरे जंग लगे सिलाई मशीन को नया कर दो।
उषा के इतना कहते ही उसका जादुई लाल लहंगा हवा में उड़ जाता है, जिसके साथ लहंगे में इंसानी अक्ष कायम होता है। सुनहरी चमक से प्रकाशमान होकर मशीन पर अपनी जादुई चमक की छाप छोड़ता है। उषा, खौफ न खाओ, बल्कि इस जादुई जोड़े से अपनी अभिलाषा को पूरा करो। मेरे जादुई लहंगे, मेरे भाई को मुझ दर्जी बहन के शादी के सताव ने घेर रखा है, मेरी मदद करो। बेबस दर्जी लड़की का दुख देखकर जादुई लहंगा पूरे घर में सोने के सिक्कों की बौछार करने लगता है, जिसकी खनक सुनकर सुधाकर भी वहां आ जाता है। जीजी ये क्या है? सुधाकर, ये जादुई लहंगा है जो माँ ने मुझे भेंट स्वरूप दिया है। क्या सचमुच? हाँ सुधाकर, मैं जादुई लहंगा हूँ। कहो, क्या इच्छा रखते हो तुम? मेरे जादुई लहंगे, बस मेरी इतनी मदद कर दो कि मेरी दर्जी बहन की डोली इस गरीब अनाथ भाई के दहलीज से विदा हो जाए। इसी के साथ जादुई आकर्षक लाल लहंगे के छोर से खूब सारे 2000 के नोटों का ढेर लग जाता है। क्या ये काफी है? हाँ जादुई लहंगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी ही देर में सूरज की किरण फूट पड़ती है और सुधाकर खुशी से जादुई लहंगे से मिले पैसे और सोने से बहन की शादी के लिए अपने घर को दुल्हन की तरह सजाता धजाता है। कहीं हलवाई मिठाई बनाते हैं तो कहीं औरतें टोली में बैठी विवाह की गीत गाती हैं। सांझ की बेला बीतने के साथ वो दर्जी बहन जादुई लहंगा पहनकर दुल्हन बन जाती है और शीशे के सामने खड़ी होकर कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ छूट रहा है। अरे, मेरे पास लहंगे पर पहनने के लिए जेवर तो है ही नहीं। मेरे जादुई लहंगे, मुझे जेवर की जरूरत है। अचानक उसके लहंगे से निकली तेजमय प्रकाश शीशे के ओट पर प्रकट होती है, जो सुंदर जेवर में ढल जाती है, जिसे पहन उस दर्जी दुल्हन का कंचन रूप दमकने लगता है। पूरे गांव देहात की नजर दुल्हन बनी अनाथ दर्जी पर टिक जाती है और शादी के संपन्न होते ही वो कहती है, तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे। मैंने तो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं गरीब अनाथ दर्जी कभी दुल्हन बन पाऊंगी। मुझ दर्जी के जीवन में ये दिन तुमने दिखाया, साथ ही मेरे भाई को भी जग हसाई से बचाया। अंत में सुधाकर अपनी बहन की विदाई कर देता है और जैसे ही वो अपने घर आता है तो सुधाकर का बिछावन नोटों से भरा होता है, जो उसकी बहन ने जाते वक्त वहां शेष छोड़ा था। आज भी वो जादुई लहंगा उषा के पास है, मगर उसका रहस्य उस दर्जी दुल्हन के सिवा दूजा कोई नहीं जानता। मगर उषा अक्सर अपने जादुई लहंगे से जरूरतमंदों की मदद करने में बढ़ चढ़कर भागीदारी रखती है।